चुनाव के लिए पहले चरण का आज वोटिंग होनी है, मतदान होना है। इस पर आपको विस्तृत जानकारी देंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और सबसे पहले आप बड़ी बातें जान लीजिए आज के मतदान की। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग आज सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी, जो शाम के 5 बजे तक चलनी है। पहले फेज की वोटिंग हो रही है। 17,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स के भाग्य का फैसला होना है। ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, इन तमाम पदों के लिए मतदान होना है। पंचायत चुनाव के फर्स्ट फेज के लिए प्रदेश भर में 12 जिलों के 49 ब्लॉकों में मतदान होगा, जिसमें 4,000 से ज्यादा मतदान केंद्र तैयार किए गए हैं और 5,000 से अधिक मतदान स्थल पर वोटिंग आज होने जा रही है। 1,521 संवेदनशील है और जबकि 533 अति संवेदनशील इलाके हैं जहां पर होगी वोटिंग। चप्पे चप्पे से हमारे सहयोगी आप तक तस्वीरें पहुंचाएंगे और मतदान किस तरीके से आगे बढ़ रहा है जानकारी देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं पंचायत चुनाव उत्तराखंड के इस बार, जिस पर कोर्ट का फैसला आने के बाद तारीखों का ऐलान हुआ था। पंचायत चुनाव लगातार सुर्खियों में रहा और जनवरी महीने के बाद से ही देखिए इसके ऊपर रस्साकशी शुरू हो गई थी। मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने कहा कि भाई चुनाव होने चाहिए। 2 तारीखों का ऐलान हुआ। आज 24 और 28 तारीख को मतदान होगा, 31 को नतीजे आने हैं, मतगणना होनी है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं ये पूरा महीना जो कि अब तक आज की वोटिंग से पहले व्यस्त रहा था इन तैयारियों को लेकर, अब वो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आज पहले चरण का मतदान ठीक 8 बजे से होना है। पंचायत चुनाव के लिए प्रथम चरण का मतदान आज होना है। हम धारी ब्लॉक में हैं। ये देख सकते हैं कि धारी का जो गजार वाला बूथ है वहां पर है। हालांकि आज जो नैनीताल जिले के 4 ब्लॉक हैं उन पर मतदान होता है। रामगढ़, उखलकांडा, धारी और बेताल घाट। तैयारियां मतदान की पूरी कर दी गई हैं। ये देख सकते हैं कि जो मतदान केंद्र है वहां पर जो सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं। सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर पूरे कर दिए गए हैं। पुरुष और महिला मतदाता यहां से अंदर जाएंगे और इसके बाद यहां से बाहर आएंगे। पूरे जो बैलेट से हालांकि चुनाव होना है उसके लिए तैयारियां हैं। पीठा सिंह अधिकारी साहब हैं। सर, किस तरह की तैयारियां आप लोगों की हैं? देखिए, आज 24 जुलाई को इस विकासखंड में, धारी विकासखंड में इलेक्शन हो रहा है और ये गजार का बूथ है जो 6 नंबर का है और हमारी तैयारियां पूरी हैं। मतदाताओं के चूँकि इसका समय 8 बजे से है तो हम इंतजार कर रहे हैं कि मतदाता आएंगे और उसके पहले हम अपने पोलिंग एजेंट का कर रहे हैं इंतजार, ताकि फिर हम अपनी जो हमारी शुरुआती कार्रवाई है ये मतपेटी को सील बंद करने की, ताकि उसको हम आरंभ कर सकें। और उसके बाद सर, एक चीज है कि बैलेट से पूरा मतदान होना है तो देर भी हो सकती है शाम तक, तो आखिरी वोटर तक उम्मीद है कि लेट तक होगा मतदान। हाँ, जितने भी हमारी कोशिश है कि जितने अधिकतम मतदाता यहाँ आएंगे हम सबका वोट कराएं। उसका नियम यह है कि शाम 5 बजे के बाद जितने भी मतदाता हमारे इस कैंपस के अंदर होंगे उन सबको हम लाइन लगाएंगे और उसके बाद सब उसमें वोट करेंगे। तो ये देख सकते हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त कर दी गई हैं। यहाँ बैलेट से वोट होगा, उसके बाद अपना वोट यहाँ कास्ट करेगा। हालांकि जो एजेंट हैं तमाम उम्मीदवारों के वो भी यहाँ पहुंचे हैं। सुबह सुबह आज पहुंच गए हैं। खेती-बाड़ी का भी टाइम है जी, खेती-बाड़ी का भी टाइम हो रहा है और क्या कहते हैं, थोड़ा मौसम भी आज थोड़ा साथ दे रहा है। बारिश नहीं हो पा रही है, बारिश नहीं हुई है, इससे आज सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाएंगे। तो क्या कहते हैं, इस बार तो बड़ा दाव लगाया होगा आप लोगों ने अपने उम्मीदवारों पे? जी, उम्मीदवारों पे बड़ा दाव लगाया। आप देखें कौन सा उम्मीदवार है उसमें। क्या होना चाहिए आपके उम्मीदवार में? जो किसानी, खेती, पूरा बेल्ट किसानी का भी है, खेती का भी है, सब्जी का भी है, तो क्या चाहते हैं ऐसे उम्मीदवार से? सर, हम सभी को व्यवस्थाएं ठीक चाहिए हमको। हम मतलब अपने गांव के लिए, अपने मतलब भविष्य के लिए, बच्चों के, उसके लिए चले हैं यहाँ पर। सुबह से काफी होड़ लगेगी यहाँ पर अभी पब्लिक की। तो ठीक 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और गजार का ये बूथ है। हालांकि अभी थोड़ा देर बाद जो वोटर है वो वोट कास्ट करने अपना आएगा, लेकिन इस बार चुनौती बनी हुई है कि जो बैलेट से मतदान हो रहा है उसमें काफी देर हो सकता है। लेकिन जो अधिकारी हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अगर आखिरी वोटर 5 बजे तक अगर लाइन पे खड़ा हो जाएगा तो उसको वोट कास्ट करने का पूरा अधिकार मिलेगा। लोकतंत्र में अपनी भागीदारी रखने का उसे पूरा अधिकार होगा। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, धारी, नैनीताल।
और आइए अब सीधे चलते हैं हमारे सहयोगियों के पास। हमारे रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे, तस्वीरें दिखाएंगे। नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ लाइव हैं, चमोली से नितिन सेमवाल हमारे साथ लाइव हैं, अल्मोड़ा से किशन जोशी हमारे साथ लाइव हैं। चमोली चलेंगे, नितिन सेमवाल से लेंगे सबसे पहले जानकारी। नितिन सेमवाल, आप कहाँ इस समय मौजूद हैं? मौसम कैसा है? 8 बजने में अब बहुत ही कम समय रह गया है, महज मतलब आप कह सकते हैं कि आधे घंटे के बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। तस्वीरें दिखाएं और विस्तृत जानकारी दें तैयारियों को लेकर। जी, निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान आज शुरू होने वाला है। बस कुछ देर रह गई है। मैं इस समय जोशीमठ विकासखंड का जो पहला बूथ है बड़गांव, वहां पे मौजूद हूँ और आप देखिए धीरे धीरे अब लोग अपने घरों से मतदान के लिए यहाँ पे पहुंचेंगे और मतदान करेंगे। थोड़ी सी अगर हम इसमें पूरी डिटेल आपको बताएं तो आज जो पहले चरण का मतदान हो रहा है, हम अपने दर्शकों को बताएंगे। 1,04,715 मतदाता आज लगभग मतदान स्थल तक पहुंचेंगे, यानी कि 1 लाख से अधिक वोटर आज पहुंचेंगे और 9 जिला पंचायत सदस्य और 91 जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उनके लिए पहले चरण का मतदान होगा और इसी में 232 जो ग्राम प्रधान हैं उनके लिए भी मतदान किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर आप तैयारियां देखिए, यहाँ पे तैयारियां की गई हैं। पुलिस के जो जवान हैं वो मतदान स्थलों पर तैनात किए गए हैं। मौसम हालांकि बदलाव वाले, लेकिन अभी थोड़ी सी बारिश कम हो चुकी है और अब बस थोड़ा सा समय रह गया है और जल्द ही मतदान शुरू हो जाएगा। ग्रामीण इलाकों का मतदान है तो लोगों को मतदान स्थल तक पहुंचने में समय अभी लगेगा, क्योंकि सुबह से लगातार बारिश का दौर जारी है। गिने चुने जो मतदाता हैं वो सबसे पहले वोट देने के लिए यहाँ पे पहुंच चुके हैं और अब इंतजार किया जा रहा है कि मतदान जैसे ही शुरू होगा सुबह 8 बजे, वैसे ही यहाँ पे भीड़ बननी शुरू हो जाएगी। और जिस तरीके से तैयारियां प्रशासन के द्वारा की गई थी मौसम को लेकर, वो भी दिखाई दे रही है। अभी हमारी प्रशासनिक अधिकारियों से बात भी हुई है कि ग्रामीण इलाकों में अगर कहीं सड़क मार्ग बाधित होता है तो वहाँ पे जेसीबी तैनात किए गए हैं और मतदाताओं को मतदान स्थल तक पहुँचाने के लिए इस बार पहली बार एसडीआरएफ की टीम को भी लगाया गया है। तो कुल मिलाकर अब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पहले चरण का मतदान आज होना है और अब कुछ समय रह गया है, थोड़ी देर के बाद मतदान शुरू कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल नितिन, इस बार जो ये पंचायत चुनाव हो रहे हैं ये तो बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड की तरह हो रहे हैं। वीरेंद्र, मैं आपके पास आती हूँ, आप इसका जवाब दीजिएगा। नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ हैं। तो इस बार का मतदान पंचायत चुनाव इतना ज्यादा रोचक रहने वाला है जिसकी ये रोलर कोस्टर राइड जनवरी से शुरू हुई है। जनवरी के बाद से ही देखा गया, सभी पार्टियों ने जोर लगाया, मामला कोर्ट में गया, कोर्ट से इसकी इजाजत मिली, उसके बाद उम्मीदवारों की पार्टी छोड़ने का सिलसिला हुआ शुरू, फिर दूसरी पार्टी में जाने का शुरू हुआ सिलसिला, फिर निर्दलीय लड़ने का भी बहुत सारे उम्मीदवारों ने फैसला किया। तो ये जो मतदान इस बार होने जा रहे हैं 2 चरणों में, ये बहुत ही रोचक रहने वाले हैं। नतीजे तो जानना बहुत जरूरी हो जाएगा 31 तारीख को, लेकिन आप आज की तैयारियां बताइए। आप नैनीताल में इस समय कहाँ मौजूद हैं वीरेंद्र बिष्ट? कैसी तैयारियां यहाँ पर की गई हैं? बहुत थोड़ा समय रह गया है मतदान शुरू होने में, लोगों में कितना उत्साह आप देख पा रहे हैं? विस्तृत जानकारी दें वीरेंद्र। देखिए कंचन, जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, हालांकि बादल छाए हैं लेकिन बारिश का कोई असर अभी तक देखा नहीं गया है। मैं धारी का ये जो गजार वाला बूथ है यहाँ पर हूँ और उत्साह इतना ज्यादा है कि जो सुबह से 8 बजे से हालांकि पोलिंग होनी है, लेकिन 7 बजे ही यहाँ लोग अपना वोट कास्ट करने आए हैं। ये देख सकते हैं कि इस तरफ जो महिलाएं हैं वो अपना वोट कास्ट करने आए हैं। सुरक्षा के इंतजाम उस तरफ पूरे किए गए हैं। खास बात यह है कि जो नैनीताल के 4 ब्लॉक हैं पहाड़ी, उन ब्लॉकों में मतदान होना है और खास बात यह भी है कि जो ये सारे ब्लॉक है ये फल पट्टी और तमाम चीजों को लेके है। भाई साहब, वोट कास्ट करने आप पहले आए हैं, 7 बजे से यहाँ हैं, क्यों मन में था कि सबसे पहले वोट डालें हम? सर विकास करें, गाँव के विकास करें। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए इलाके में? गाँव में विकास हो, सुधार हो, आप ही बताइए। गाँव के विकास के लिए। मैडम, ये जो पूरा इलाका है धारी का, पहली ब्लॉक प्रमुख इस इलाके ने दी, महिलाओं के लिए भी काम हुआ इस इलाके में, तो क्या चाहते हैं कि किस तरह से महिलाओं की प्रगति बढ़े, क्योंकि आधा वोटर महिला है और आधी सीटों पर महिलाएं लड़ रही हैं। हम तो यही चाहते हैं कि गांव में विकास हो, गांव हमारा आगे बढ़े और अच्छे उसमें काम हो। आप क्या चाहते हैं, किस तरह का आपकी सरकार बने? गांव की सबसे बड़ी सरकार गांव से ही शुरू होती है। हम ये चाहते हैं कि हमारा गांव में विकास हो, हमारा गांव आगे बढ़े और हमारी महिला भी और आगे बढ़े। खेती किसानी को लेके भाई साहब क्या होना चाहिए इस इलाके में? खेती किसानी को लेके यहाँ जैसे फल फ्रूट का है हमारे,
देखो यहाँ मंडी नज़दीक कुछ एरिया इस टाइप से होनी चाहिए जो कि यहाँ से काश्तकार को नज़दीक के लिए थोड़ा वो मिले, पैसा सही रेटों में उपलब्ध हो जाए। वहाँ से पैसा उपलब्ध उतना हो नहीं पाता है मंडी से, जिससे कि आयात निर्यात करने में ही सारा किराया भाड़ा वहाँ लग जाता है, क्षेत्र में मंडी का हो। तो कंचन देख सकते हैं कि सुबह से ही उत्साह है। इधर पोलिंग बूथ बनाया गया है, हालांकि जो मतपेटियां हैं वो सील की जा रही हैं, जो एजेंट हैं वो पहुंच चुके हैं। ठीक है। 8 बजे से ठीक मतदान शुरू हो जाएगा। लेकिन रोचकता वाली बात एक है कि जिस तरह से जो पहाड़ी इलाका है वहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। निर्दलीय पूरा खेल खराब इस बिल्कुल पूरे इलाके में कर रहे यही हैं। एक लेकिन जिस तरह से तीसरा एंगल नगर निकल कर आ रहा है वीरेंद्र के, बीजेपी कांग्रेस के अपने दावे हैं, लेकिन निर्दलीय इस बार चुनावी मैदान में जो हैं पंचायत चुनाव के, वो काफी भारी संख्या में हैं और वो खेल बिगाड़ सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, किसी का खेल बना भी सकते हैं अगर जब नतीजे आएंगे। किशन के पास चलते हैं। किशन जोशी अल्मोड़ा से हमारे साथ लाइव है, उनसे जल्दी से अपडेट ले लेते हैं। किशन, बहुत सुंदर मौसम आपके पीछे देखा जा सकता है, मौसम का भी अपडेट दीजिए। आप इस समय कहाँ मौजूद हैं अल्मोड़ा में? यहाँ पर जो तैयारियां की गई हैं, पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई थी क्योंकि दूरस्थ इलाका है अल्मोड़ा का, यहाँ पहाड़ी इलाकों में हम देख रहे थे कि जो पोलिंग पार्टियां पहुंची थी उनको काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब वहां पर जब तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, आधे घंटे से भी कम का समय वोटिंग के लिए रह गया है, तो इस पर आप बताएं कि लोगों में कितना उत्साह है और यहाँ पर तैयारियां किस कदर की गई हैं? कंचन, ये गांव में एक उत्सव जैसा मनाया जा रहा है। जो प्रवासी लोग जो नौकरी करने के लिए बाहर गए थे अपने रोजगार के लिए, वो भारी संख्या में गांव में पहुंच चुके हैं। गांव में इस तरह की रौनक बनी है जिस तरह से कोई त्योहार जैसा लग रहा है, क्योंकि लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए सुबह से ही बूथों पर पहुंच रहे हैं। लोगों में काफी उत्साह है क्योंकि कई समस्याएं, ये गांव की सरकारें होती है, गांव की सरकार चुनने के लिए लोगों में काफी उत्साह रहता है। छोटी छोटी समस्याएं ग्राम प्रधान से लेकर बीडीसी मेंबर से लेकर जिला पंचायत तक जो है अपनी समस्याएं लोग ले जाते हैं, और यही सदन होता है कि छोटा सदन जिसपे जो लोग अपनी समस्याएं रखते हैं और उसका समाधान भी किया जाता है। लोगों में काफी उत्साह है। मौसम बड़ा अच्छा बना हुआ है, अभी बारिश नहीं है लगभग पूरे जिले में, कहीं पर भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी कुछ रानीखेत वाले क्षेत्र में, ताड़ीखेत वाले क्षेत्र में हो रही है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ बना हुआ है और लोगों में काफी उत्साह है। लोग अपनी सरकार चुनने के लिए हैं। सारी पोलिंग पार्टियां पहुंच के अपनी तैयारियां फाइनल कर दी हैं और थोड़ी देर 8 बजे से मतदान शुरू होगा। लोगों की समस्याएं मुख्य रूप से बिजली, पानी, सड़क को लेकर ही होती है। लोग चाहते हैं कि अपने व्यक्ति को जिताकर, अपने प्रत्याशी को जिताकर अगर सदन में भेजेंगे तो उन्हें लगेगा कि उनकी समस्याओं का समाधान होगा। कंचन, ये पूरा माहौल, ये पूरा उत्साह के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नितिन के पास चलेंगे, नितिन से थोड़ी सी और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि नितिन, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और बहुत सारे इस समय पर प्रशासन के पास चुनौतियां भी हैं। चारधाम यात्रा भी चल रही है, मौसम खतरनाक बना हुआ है, मानसून का इस समय हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, कई ऊंचाई पहाड़ वाले इलाकों में नदियां नाले उफान पर है। चुनौती सबसे बड़ी यहाँ पर प्रशासन की है कि शांतिपूर्ण तरीके से दोनों चरणों के मतदान करा दिए जाएं। मौसम आज अच्छा बना हुआ है, आपके पीछे हम चहलकदमी भी देख पा रहे हैं। बहुत ही थोड़ा सा समय अब रह गया है वोटिंग शुरू होने में। यहाँ लोग जो पहुंचने वाले हैं, आपने उनसे पहले चर्चा जरूर की होगी क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर अच्छी पकड़ रखते हैं, तो उनके भीतर आपने कितना उत्साह देखा है पंचायत चुनाव को लेकर? और इस बार जो 3 खेमे देखे जा रहे हैं, बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय, इन तीनों के बीच में हवा किस ओर जाती हुई आपको नजर आ रही है? जी, अगर देखा जाए तो पंचायत चुनाव व्यक्ति विशेष पर भी निर्भर रहता है, क्योंकि गांव में जिस व्यक्ति का जैसे व्यवहार रहता है उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। इस पंचायत चुनाव में हमने देखा है, निकाय जितने भी छोटे चुनाव होते हैं उसमें व्यक्ति की अपनी एक अलग छवि होती है, तो उनको चुनने की कोशिश लोग करते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, वो भी अपना दबदबा बना के रखते हैं, क्योंकि विकास करने के लिए महत्वपूर्ण ये होता है कि जिसकी सरकार है उसके अधिकृत प्रत्याशियों को जिताया जाए। तो ये कोशिश जनता के द्वारा की जाती है। लेकिन व्यक्ति विशेष का ये चुनाव भी ग्रामीण इलाकों हो या नगरीय क्षेत्रों में जब निकाय के छोटे छोटे चुनाव होते हैं तो उसमें देखा जाता है। और जिस तरीके से बरसात के टाइम पर ये चुनाव हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण लोग एक उम्मीद जता रहा था प्रशासन की जरूर वोट देने के लिए पहुंचेंगे, तो ऐसी कोशिश हमने देखा भी है। प्रशासन के द्वारा जो मतदाता हैं उनको गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए जागरूकता भी बढ़ाई गई थी। और चमोली जनपद के अगर सीमांत घाटी की हम बात करें, चाहे नीति घाटी है या माणा घाटी, वहां पे भारी संख्या में लोग देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और दिल्ली से जो लोग रहते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन उनकी वोटर लिस्ट में यहाँ पे नाम है, तो वोट देने के लिए पहुंचे हैं। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि अपने व्यक्ति को जिताने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और अब उम्मीद यह है कि इस बार जो पहले चरण का जो
मतदान हो रहा है तो उसमें अच्छा मत प्रतिशत बढ़े और अच्छे लोग चुनकर जब आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं भविष्य में इसका बिल्कुल, फायदा लेकिन ये राजनीतिक बड़ी दोनों पार्टियों ही कह सकते हो आप, कांग्रेस और बीजेपी जो प्रमुख पार्टियां हैं उनके कैंडिडेट्स के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव हो सकता है। कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के लिए भी चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे पता लगेगा कि धामी सरकार ने जो अब तक धरातल पर काम करे हैं उस पर लोगों ने अपना किस तरह का परिणाम या प्रेम बीजेपी पार्टी को दिया। और कांग्रेस के लिए भी देखना ये बहुत दिलचस्प हो जाएगा कि अब तक वो जो वादे कर रही है, जो सरकार को घेर रही है, जिन मुद्दों को उठाकर उस पर जनता क्या सोचती है। तो इसलिए इस लिहाज से पंचायत चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया तस्वीरें, जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि मंगलवार को देहरादून में फिलॉसफी एंड एक्शन ऑफ आरएसएस फॉर द हिंदू स्वराज पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री धामी और आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने किया है। 75 साल पहले लिखी गई ये जो किताब है, इस बुक में संघ की कार्यप्रणाली और हिंदू स्वराज की अवधारणा पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सोच को विस्तार से बताया गया है। इस बुक की लॉन्चिंग के दौरान मुख्यमंत्री धामी और संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले मौजूद रहे और उन्होंने इस बुक के कुछ अंश भी बताए। संघ की विचारधारा, राष्ट्र निर्माण और सांस्कृतिक पुनर्जागरण पर बात की। उन्होंने इस पुस्तक में न केवल कांग्रेस के दोहरे चरित्र और पश्चिम दुनिया के प्रति उनके मानसिक आकर्षण को उजागर किया, बल्कि कांग्रेस के सत्ता लोभ और उसके कारण राष्ट्रहित से बार बार समझौता करने की प्रवृत्ति के बारे में भी अपने विचार बहुत विस्तार से रखे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी लिखा कि संघ न केवल हिंदू धर्म की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रहा है, बल्कि समाज में व्याप्त बुराइयों को, कुप्रथाओं को अंत कर संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करने में भी जुटा हुआ है। और आगे बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं केदारनाथ के अतुल का आईआईटी मद्रास में चयन हुआ है। सीएम धामी ने फोन करके अतुल को शुभकामनाएं दी। अतुल केदार, हाँ, बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत बधाई हुई, शुभकामनाएं आपको। बहुत अच्छा, और है आपने तो बहुत अच्छा अपनी मेहनत से जो है लोगों को बहुत प्रेरित किया आपने, और कि सामान्य स्थितियों में और सामान्य परिस्थितियों में भी एक व्यक्ति अगर मेहनत करे, परिश्रम करे और संकल्प लेकर जो है काम करे तो कोई चीज असंभव नहीं है ना। बहुत हमारे सब उत्तराखंड के लोगों के लिए, अन्य लोगों के लिए आप बहुत प्रेरणा के स्रोत हो। मेरी बहुत शुभकामनाएं, और हमेशा हम लोग सब लोग आपके साथ हैं। आगे बढ़िए और खूब नाम करिए। आगे भी जो भी होगा हम लोग सब लोग साथ में खड़े हैं हर तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफी अच्छा लगा सर आपने कॉल करा। बहुत अच्छा, और अपने परिवार में भी सभी को मेरी तरफ से जो है सबको शुभकामनाएं कहना है ना, सभी लोगों को बताना आपसे है ना, सबको मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है जी सर, थैंक यू। एलयूसीसी के मामले पर सीबीआई जांच और कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर केंद्रीय गृह सचिव से सांसद अनिल बलूनी मुलाकात करेंगे। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कहा है कि जनता को ठगने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एक एक करके एक एक पाई वसूली जाएगी और दुनिया के किसी भी कोने में ये दोषियों उन्हें वापस लाया जाएगा। तो अक्सर सदन में देखिए अपने प्रदेश के मुद्दों को उठाते हैं सांसद अनिल बलूनी, और अब इस मामले पर, एलयूसीसी के मामले पर सीबीआई जांच की मांग करेंगे। जो ताज़ा जानकारी मिल रही है, और उन्होंने साफ कहा है कि लोगों का जो पैसा लेकर भागी है एलयूसीसी, इसके सदस्य दुनिया के किसी भी कोने में होंगे तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सख्त एक्शन की मांग सांसद अनिल बलूनी करने जा रहे हैं, राज्यसभा के सांसद अनिल बलूनी। और अब देखिए इस मुद्दे को उठाएंगे और प्रदेशवासियों को जो ठगा गया है एलयूसीसी के माध्यम से, उनकी एक एक पाई को वापस लाने का वो वादा प्रदेशवासियों से कर रहे हैं। केदारनाथ धाम में बिना परमिशन खराब मौसम में हेलीकॉप्टर उड़ाना हेरिटेज एविएशन को भारी पड़ गया है। चारधाम में कंपनी कोई हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा पाएगी। अब आपको बता देते हैं, एक बड़ा अपडेट दे रहे हैं कि स्टेट में हेरिटेज एविएशन को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी है।
15 जून को हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 लोगों की मौत के बाद केदारनाथ में हेलीकॉप्टर उड़ाने पर रोक लगी थी। डीजीसीए की रोक के बावजूद 14 जुलाई को हेरिटेज एविएशन का हेलीकॉप्टर यात्रियों के साथ देहरादून से केदारनाथ पहुंच गया। मौसम खराब होने की चेतावनी तक दी गई थी, लेकिन फिर भी कंपनी ने लापरवाही की, जिसके बाद यूकाडा ने हेरिटेज एविएशन को उत्तराखंड में ब्लैकलिस्ट करने का नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस का जवाब देने को 15 दिन का वक्त दिया गया है। नोटिस हमने दिया हुआ है कि क्यों ना आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, आपके द्वारा ऐसे ऐसे उड़ान भरी गई है और हमारे मना करने के बावजूद आपने, और इनने एक हमें प्रत्युत्तर और भी दिया है जिसमें भी स्पष्ट है कि इन्होंने ये बोला है कि हाँ मैं उड़ गया था, बिना उसके उड़ा हूँ। इनका वो प्रत्युत्तर हमारे पास है। यूकाडा के मुताबिक पायलट ने नियमों और परमिशन को ताक पर रखा और पैसेंजर को लेकर खतरनाक केदार घाटी में गया। ऐसे में अगर कोई हादसा होता तो जिम्मेदार कौन होता, और हादसे की सूरत में उंगली यूकाडा और राज्य सरकार पर उठती। खबर है कि इस हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 6 लोग सवार थे, पर सवाल है कि क्या गलती सिर्फ हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले पायलट और कंपनी की थी? क्या यूकाडा की नज़र में पैसेंजर दोषी नहीं हैं, जो पाबंदी और खराब मौसम के बावजूद केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर में सवार हो गए? पैसेंजर्स का तो उतना इसमें रोल रहता नहीं है, क्योंकि एजेंसी ही मेन होती है जो उड़ाती है। पायलट का रोल होता है, क्योंकि पायलट भी बिना हमारे या डीजीसीए की अप्रूवल के नहीं उड़ सकता है, जबकि इसमें रोक लगी हुई थी। न्यूज़ 18 ने मामले में हेरिटेज एविएशन के मैनेजमेंट से बात की, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं मिल पाया। केदारनाथ रूट पर फिलहाल 15 सितंबर तक हेलीकॉप्टर उड़ाने पर रोक है, तो हेलीकॉप्टर उड़ाने से पहले इस बार पायलट, हेलीपैड, हेलीकॉप्टर सब कुछ चेक किया जा रहा है। ऐसे माहौल में बिना परमिशन के हेलीकॉप्टर उड़ाने के मामले पर सिविल एविएशन डिपार्टमेंट सख्त है, ताकि कोई पायलट और हेली कंपनी लोगों की जान खतरे में डालकर हेलीकॉप्टर न उड़ाए। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। हरिद्वार में मंगलवार को एक बड़ा हादसा चल गया है। यहाँ पर अर्जुन अवार्ड से सम्मानित इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर को गंगा में डूबने से बचा लिया गया। हरियाणा से हरिद्वार पहुंचने यहाँ पर इंडियन कबड्डी प्लेयर दीपक हुडा शिव घाट पर गंगा के नहाने के दौरान अचानक से गहरे पानी में डूबते हुए नजर आए। दीपक हुडा को डूबता हुआ देख उनके साथ पहुंचे लोगों ने शोर मचाया, तो वहीं घाट पर तैनात पीएसी के जवानों ने राफ्ट बोट के जरिए उनका रेस्क्यू कर लिया। दीपक हुड्डा भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान रह चुके हैं। वो एशियन गोल्ड मेडलिस्ट और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी हैं। मंगलवार को महाशिवरात्रि के पर्व के साथ ही हरिद्वार में चल रहा कांवड़ मेला भी समाप्त हो गया। 13 दिनों तक चली कांवड़ यात्रा में कांवड़ यात्रियों की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ पहुंची। कांवड़ मेले में 4.5 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे, जो एक नया कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। कांवड़ मेला सकुशल संपन्न होने पर हरिद्वार जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली। अब बुधवार को डीएम और एसएसपी ने पूरे प्रशासनिक अमले के साथ हर की पैड़ी से गंगा जल भरकर दशमेश महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया। कांवड़ मेला काफ़ी चैलेंजिंग था इस बार, क्योंकि काफ़ी शुरू से ही हमने देखा था कि इवन 11 तारीख के पहले से बहुत कांवड़ यात्री आने लग गए थे, और जैसा मुझे हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था कि जो संख्या है वो अभी तक के किसी भी कांवड़ मेले से ज़्यादा संख्या इसमें आई है। इसके साथ ही सभी डिपार्टमेंट्स ने पुलिस डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट किया। पुलिस फोर्स ने दिन रात मेहनत करी है और विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा काम किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं, जिनकी प्रेरणा से पुलिस और प्रशासन ने एक सूत्र में रह के पूरी कांवड़ यात्रा को बहुत अच्छे से संपन्न कराया। माननीय मैं कह सकता हूं कि अब तक की जो हमारी अनुमान के मुताबिक करीब 4.5 करोड़ से ऊपर कांवड़ यात्रा आज कंप्लीट हो चुकी है। इससे ऊपर निश्चित तौर पर और आगे आंकड़ा बढ़ने का। मॉनसून में विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी अपने पूरे शबाब पर आ गई है। इन दिनों चारों तरफ हरी भरी चादर के फूल बिखरे हुए आपको नजर आएंगे। सैलानियों को ये अपनी ओर खींच रहे हैं, काफ़ी आकर्षित कर रहे हैं, खासतौर पर विदेशी सैलानियों को। जुलाई और अगस्त का महीना फूलों की घाटी की खूबसूरती को चरम पर पहुंचा देता है। इस घाटी में कई प्रजाति के फल फूल देखे जाते हैं, लेकिन फूलों की घाटी फूलों के महत्व के लिए जानी जाती है।
उच्च हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले कई अति दुर्लभ फूल अपनी छटा बिखेर रहे हैं, जिनमें ब्रह्मकमल है, ब्लू पॉपी प्रमुख हैं। जापान में बिजनेसमैन रहे ताकायुकी अब निरंजनी अखाड़े में महामंडलेश्वर बनने वाले हैं। जापानी संत ने हरिद्वार पहुंचकर साधु संतों से आशीर्वाद लिया और इस दौरान उनको महामंडलेश्वर बनाए जाने की घोषणा कर दी गई है। पिछले करीब 20 सालों से संन्यास धारण करके ताकायुकी से बालकुम गुरुमुनि बने। 40 वर्षीय संत ने अब निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनने का निर्णय लिया है। शिवरात्रि के मौके पर उन्होंने अपनी कई जापानी शिष्यों के साथ हरिद्वार पहुंचकर निरंजनी अखाड़े के साथ साधु संतों के साथ मुलाकात करके आशीर्वाद लिया। पुराना और जो अभी जापानी नाम है उनका नाम है ताकायुकी, और ये 20 साल पहले हिंदुस्तान आए थे वॉलेंटियर जो लोगों की सेवा के लिए। उसके बाद इनको बहुत ज़्यादा सनातन धर्म से और भी अधिक प्रेम हो गया। इन्होंने अपने घर को मंदिर बना दिया है वहाँ जापान में, और अभी ये पौंडीचेरी में भी मंदिर बना रहे हैं और यहाँ पे भी मंदिर बनाने का प्लान है। जैसे जैसे अनुयायी बढ़ेंगे तो हर जापान की स्टेट, जिसको प्रीफेक्चर कहते हैं, वहाँ पे हर जगह शिवजी जी की ब्रांच बोल रहे हैं, शिवजी जी का मंदिर बनाएंगे। महाराज श्री को पहले जो भी इनके पास डॉक्यूमेंट्स है वो चेक किए जाएंगे। इनको यज्ञोपवीत आदि जो सनातन की परंपरा है वो पूरा इनको यज्ञोपवीत दिया जाएगा। इनकी शिखा काटी जाएगी, फिर इनका जो जनेऊ है यज्ञोपवीत उसका त्याग होगा। ऐसी हमारी पद्धति होती है। इनको विजय हवन संस्कार कहने का तात्पर्य है कि अपना जो कर्मकांड, जो अपना हमने जो हम मरते हैं, हम कर्मकांड करते हैं, वो सब हमें करना है। उसके पश्चात इनको जो है पट्टाभिषेक होगा, इनको महामंडलेश्वर का पत्र मिलेगा और इनका अभिषेक होगा महामंडलेश्वर के रूप में।